देखो, अब डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब सिंपल में, अगर यहाँ पे अगर एक इंडिया का मैप बना दिया जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है ना? हाँ सर। ठीक है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का सिंपल मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा एक पॉलिटिकल बाउंड्री है, ये कंट्री का हमारा एक बाउंड्री हो गया, ठीक है। तो अगर इस बाउंड्री के अंदर की जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं, मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ कंट्री, तो इसमें भी जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, तो ये हमारे इन डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट हो जाएंगे, ठीक है। यस सर। तो ये तो हो गया कि सिंपल भाषा में कि हम कोई भी अपना एक्टिविटी या प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो हमारे इस पॉलिटिकल बाउंड्री के, या फिर जो भी हम कह सकते हैं कि एक भारत के सीमा रेखा के अंदर एक्टिविटी हो रही है, चाहे मनी का फ्लो हो, कैपिटल का फ्लो हो, मैन का फ्लो हो, किसी भी फॉर्म में ये बाउंड्री के अंदर ये को विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एक्टिविटीज की जा रही हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया इन सिंपल लैंग्वेज, पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट क्या है? शिप्स। यहाँ पॉइंट एक नंबर यहाँ डाल देते हैं, पॉलिटिकल फ्रंटियर। फ्रंटियर, ठीक है। दूसरा नंबर, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स। इसके अलावा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एंड ऑपरेटेड बाय कंट्री। ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। रेजिडेंस। तो नेक्स्ट वाले में हम अभी डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल रेजिडेंट होते क्या हैं। तो अब यहाँ पे पॉइंट नंबर एक हमने देख लिया कि ये पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ द कंट्री हो गया, यस सर। और दूसरे वाले में हमने ये देख लिया इस शिप्स हो गए, एयरक्राफ्ट हो गए, ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो नॉर्मल रेजिडेंट की अभी हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो सपोज कर लो कि एक इंडियन है, ठीक है। तो इंडियन के पास कोई भी शिप है या फिर एक एयरक्राफ्ट है, वो खुद ही ऑन करता है और ऑपरेट भी करता है, ठीक है। तो पहला कंडीशन तो ये हो गया कि एक नॉर्मल रेजिडेंट है और एक शिप्स और एयरक्राफ्ट ऑन करता है और ऑपरेट भी करता है। तो यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल मान लो एयर इंडिया के एग्जांपल लेते हैं, या यस। एयर इंडिया के अलावा कोई और तुम एयर एशिया का एग्जांपल ले लो। तो वो एक इंडियन के द्वारा ऑन किया जाता है, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑन किया जाता है, और वही उसको ऑपरेट भी कर रहा है। तो ऑपरेट एक तो विद इन बाउंड्री इंडिया में भी ऑपरेट कर सकता है। इसके अलावा मान लो अगर वो यूएस से चाइना के बीच में उसको रन कराता है, तो क्या वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? ये सर नो? नो सर। क्यों? सर वो दूसरी जगह करवा रहा है ना। हाँ, दूसरे जगह करवा रहा है, लेकिन अब फिर से इसको समझो। शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, वो जो ऑपरेशन है और उसका ऑनरशिप है, वो रेजिडेंट के पास ही है ना। ये यस सर। डोमेस्टिक टेरिटरी के बात आती कहाँ है? डोमेस्टिक टेरिटरी का डिस्कशन हम कहाँ करते हैं? जीडीपी के डेफिनेशन में यस सर। वहीं पे होती है ना। तो जीडीपी के हाँ। डेफिनेशन में जब हम इसको यूज करते हैं, तो डेफिनेशन में क्या है कि सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हाँ, which यस are सर। produced within विद इन अ domestic, कंट्री टेरिटरी yeah, exactly, कंट्री domestic territory by ordinary, नॉर्मल by normal नॉर्मल residents रेजिडेंस। within a यस सर। specified period of time, यस। for say 1 year। तो यहाँ पे तुम्हारा डोमेस्टिक टेरिटरी की बात आया, तो जब हम जीडीपी की बात करते हैं, तो हम वो देखेंगे कि एक डोमेस्टिक टेरिटरी है कहाँ, ठीक है। तो एक तो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी ये एक बाउंड्री हो गया,
बाउंड्री के बाहर भी जो हमारा सी में एक इंटरनेशनल बाउंड्री के पहले जितना भी एरिया आता है नॉटिकल्स माइल्स में उसको काउंट किया जाता है, तो वो वाले पार्ट भी हमारे क्या है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक पार्ट ही है। ठीक है, तो वो यस हो सर। गया हमारा डोमेस्टिक पार्ट। मान लो यहाँ पे ये इंटरनेशनल पार्ट में कोई फिश वगैरह है, लेकिन जैसे ही हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है तो वो अगर इंडियन फिशर कोई है और वो इस पे बिजनेस करता है, वो मछली शिपिंग करता है, तो ये हमारा क्या हो गया, जो अर्निंग आ रही है यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है ये डोमेस्टिक टेरिटरी का डोमेस्टिक पार्ट टेरिटरी का बनेगा। पार्ट है। यस सर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो शिप्स और एयरक्राफ्ट्स का मैंने बात किया, इसमें सिंपल ये है कि ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, और कुछ नहीं देखना है कि वो कहाँ ऑपरेट हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा है। तो जब मतलब मैंने सर बात, इंडिया का ही होना चाहिए, उसके ऑनर्स भी इंडिया के होने चाहिए, ऑपरेट भी इंडिया हाँ ही चाहिए, एग्जैक्टली जो चाहे वो ऑनर है। कहीं भी जाए, चाहे वो किसी भी देश में जाए, बस इंडिया का होना चाहिए, तो वो हाँ नॉन हाँ हाँ डोमेस्टिक हाँ, इसका यही डेफिनेशन है कि वो एक तो उसका ऑनरशिप इंडियन के पास है और उसका ऑपरेशन भी इंडियन के द्वारा ही किया जा रहा है, तो वो एक डोमेस्टिक टेरिटरी का हमारा पार्ट बन जाएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है फिशिंग वेसल्स। फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज एंड फ्लोटिंग नेचुरल गैसेज, रिग्स यहाँ लिख देते हैं, रिग्स मतलब कंटेनर, और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म अगेन वही चीज इसमें भी, ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, यस सर। ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल वाटर्स। वाटर। तो अब यहाँ पे भी क्या है कि तुम्हारा फिशिंग वेसल हो या फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटेनर हो या फिर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म हो। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म मतलब जो वाटर में फ्लोट करते हैं, तो वाटर में फ्लोट करने, लाइक यू कैन से कि पनडुब्बी वगैरह, तो ये यस सर। हमारे मिलके अगर ये ऑपरेट किए जा रहे हैं किसके द्वारा, रेजिडेंट के द्वारा, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और ये ऑपरेट कहाँ पे किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में, वाटर गन। तो वो हमारा बाउंड्री के बाहर है। लेकिन सिंस ये फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटेनर किसके हैं, ये भी ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय, ये भी इसका ऑनरशिप और ऑपरेशन एक रेजिडेंट ऑफ द कंट्री का है, तो वो जिस कंट्री का रेजिडेंट है वो उसी कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये किसी इंडियन का है, इंडियन मतलब नॉर्मल रेजिडेंट, हम इंडिया के टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो ये अगर यस सर। इंडियन टर्म्स में है और एक इंडियन इसको ऑपरेट कर रहा है, इसको ऑन कर रहा है इंटरनेशनल वाटर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में अब देखते हैं थर्ड पॉइंट, एम्बेसीज बेसिस एंड कॉन्सोनेंट। एंड कॉन्सुलेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है आयुषी, यस सर। हाँ यहाँ पे हम अभी डोमेस्टिक टेरिटरी का बात कर रहे थे, तो तुमको फटाफट से मैं बता देता हूँ एक बार, यहीं से स्टार्ट करना था डोमेस्टिक टेरिटरी। तो एक ये हमने एक मैप बनाया इंडिया का, तो इसके जितने भी पार्ट्स बॉर्डर्स हो गए, तो ये बॉर्डर के अंदर की जितनी भी चीजें हैं और जो भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे मनी का फ्लो हो या फिर कैपिटल का फ्लो हो या फिर मैन का फ्लो हो, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन दे कैन मूव फ्रॉम एनी पार्ट टू एनी पार्ट विदाउट रेस्ट्रिक्शन। तो ये हो गया तुम्हारा डोमेस्टिक टेरिटरी, और इसके अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाएगी वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के पार्ट के अंदर ही आएंगे।
तो एक ये चीज हो गया तुम्हारा पॉलिटिकल फ्रंटियर। जब भी हम ये बाउंड्री की बात करते हैं तो सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये हो गया पॉलिटिकल फ्रंटियर्स, ठीक है। नेक्स्ट है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। तो इसके बाद हम नॉर्मल रेजिडेंट डिस्कस करेंगे। तो कोई भी अगर शिप्स है और एयरक्राफ्ट है, फॉर एग्जांपल हमने लिया था विस्तारा का एयरक्राफ्ट ले लो। तो विस्तारा का एयरक्राफ्ट अगर रन किया जा रहा है और वो उसका ऑनरशिप किसी एक नॉर्मल रेजिडेंट के पास है और वही उसको ऑपरेट भी कर रहा है, ठीक है। याद रखना, नॉर्मल रेजिडेंट के पास उसका ऑनरशिप है और ऑनरशिप के अलावा उसका ऑपरेशन भी नॉर्मल रेजिडेंट ही कर रहा है, तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। तो अगर एयरक्राफ्ट का एक एग्जांपल लेंगे तो सपोज कर लो हम एक यूएस से चाइना के बीच में या फिर फ्रांस से जर्मनी के बीच में एयरक्राफ्ट का रनिंग चल रहा है, ठीक है। तो वो हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें तो इसमें कहीं ये चीज नहीं लिखा है कि ये हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर, ऑल्दो ये चीजें जो ऑपरेशन है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर हो रहा है, लेकिन द थिंग इज कि ये एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑन कर रहा है और उसको ऑपरेट कर रहा है, इस वजह से वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि हेलो, ठीक है। यस सर। हाँ, हाँ तो सर। डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट किस टर्म में आया था, वही चीज मैंने सुहाना को बताया था। हम जीडीपी में इसका डेफिनेशन देखते हैं ना, डोमेस्टिक टेरिटरी कहाँ। जियोग्राफिकली टेरिटरी। तो जीडीपी का जब डेफिनेशन डिस्कस करते हैं तो वहां पे डोमेस्टिक टेरिटरी का बात आता है। तो जब डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं तो हम जो भी जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो कैलकुलेशन है तो वो एक बाउंड्री के अंदर ही हम देखेंगे। अगर उसके बियॉन्ड जाएगा तो वो फिर डोमेस्टिक ना होकर वो नेशनल इनकम का पार्ट बनेगा, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो ये जब डोमेस्टिक की बात करेंगे तो हम देखेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर की एक्टिविटी, एक तो पॉलिटिकल फ्रंटियर या पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो भी एक्टिविटी की जा रही है, नंबर 1 हो गया शिप्स और एयरक्राफ्ट ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल तो रेजिडेंस। वो चाहे फ्रांस और जर्मनी के बीच में शिप्स और एयरक्राफ्ट मूव कर रहे हैं या फिर चाइना और जापान के बीच में मूव कर रहे हैं, इससे कोई हमें उतना ज्यादा लेना देना है नहीं। द थिंग इज कि द शिप्स एंड एयरक्राफ्ट शुड बी ऑन बाय एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट। ये क्लियर है? ठीक है। इसके बाद फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल नेचुरल गैस गैस। गैस सॉरी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटेनर, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। floating platform operated by residents of a country in international water। तो सेम वही चीज है, यहाँ पे केवल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे शिप्स और एयरक्राफ्ट था, यहाँ पे हमारे फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल रिजर्व, ऑयल कंटेनर। ये यही डिफरेंस है कि ये भी हमारे क्या है ऑनर्स। हाँ बताओ। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, एक सेकेंड। तो ये हो गया फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस कंटेनर्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म ऑपरेटेड बाय। तो इसमें वही चीज है, यहाँ पे शिप्स और एयरक्राफ्ट की बात की थी, यहाँ पे हम इस चीज की बात कर रहे हैं। और ऑनरशिप और ऑपरेशन इसमें भी रेजिडेंट ऑफ कंट्री से होगा और वो इंटरनेशनल वाटर में होगा। तो ये जो चीजें हो गई तो ये भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। नेक्स्ट है एम्बेसी, कॉन्सुलेट, कॉन्सुलेट, मिलिट्री हाँ एस्टेब्लिशमेंट। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। तो ये हमारा एम्बेसी का क्या मतलब हुआ। अब एम्बेसी को समझते हैं। एक इंडियन एम्बेसी यूएसए में है या फिर चाइना में है या फिर पाकिस्तान में है। तो एग्जैक्टली अब ये बताओ एम्बेसी क्या होता है। अगर मान के चलो कि अगर मैं यूएसए में चला गया और मेरे को कोई इशू आ गया या फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम आ गया, तो मैं मैसेज कैसे पहुंचाऊंगा। अगर इंडिया में पहुंचाना है तो वो किसके थ्रू जाएगा। या फिर मैं ये बोलूं कि एम्बेसी का मतलब ये ऐसे समझो कि तुम इंडिया में हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम सबसे पहले किसको अप्रोच करते हो, अपने फैमिली को, हाँ। फ्रेंड्स को, ठीक है। तो जो भी हमारे क्लोज रिलेटिव हैं या फिर जो भी हमारे क्लोज हैं। लेकिन आप जब बाहर जाते हो इंडिया के बियॉन्ड,
किसी और कंट्री में, तो वहां पे आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है या फिर वीजा हो गया, पासपोर्ट हो गया, या फिर इस तरह की कोई भी चीजें एक दूसरे कंट्री सर में जाते इतना हो। इतना जानते हैं ना कि जैसे इंडिया की एम्बेसी है लेकिन जापान में है, तो वो हमारी इंडियन टेरिटरी में ही आएगा। हाँ हाँ एग्जैक्टली, वो इंडियन टेरिटरी में। और सेम इसी तरह अगर किसी और कंट्री का, सपोज यूएस का एम्बेसी इंडिया में है, तो वो इंडिया का पार्ट होगा कि यूएसए का पार्ट होगा? सर यूएसए का डोमेस्टिक टेरिटरी होगा और इंडिया का जियोग्राफिकली टेरिटरी होगा। हाँ ये चीज है। तो यहाँ पे क्या है कि हम ज्योग्राफिकल के बात तो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि देखो ज्योग्राफिकल पार्ट तो उसने ले लिया, लेकिन वहां पे जब डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन का जब पार्ट किया जाएगा, तो वो उसमें हम डोमेस्टिक टेरिटरी की बात करते हैं, ठीक है। यस। तो हाँ। यहाँ पे जो पार्ट हमारा एम्बेसी के फॉर्म में यूएसए में है या फिर जापान में है, जर्मनी में है, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर किसी और कंट्री का एम्बेसी इंडिया में है, तो वो एरिया या वो पार्ट वो हमारा डोमेस्टिक पार्ट नहीं है, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का एरिया नहीं है, नहीं। ठीक है। तो ये हो गया एम्बेसी। कॉन्सुलेट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। तो कॉन्सुलेट्स क्या होता है, ये भी तुम्हारा सेम एम्बेसी की तरह होता है। कोई एरिया हो गया, जैसे इंडिया को प्रमोट करना है या इंडिया के कल्चर को प्रमोट करना है किसी और कंट्री में, और वहां पे आपने कोई एक स्पेस ले रखा है, तो वो स्पेस इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर मान यस। लो चाइना इंडिया में आके अपना किसी कल्चरल वैल्यूज को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे अगर स्पेस लिया हुआ है, तो वो स्पेस वो चाइना का चाइना का होगा, इंडिया का नहीं रहेगा। तो स्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। तो Abroad। जितने भी एम्बेसी, कंसुलेट या फिर इस तरह का मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, तो वो हमारा क्या होगा, डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा। चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, ये वाला अपना हो गया। तो डोमेस्टिक टेरिटरी कंप्लीट हो गया। अब इसमें कहीं कंफ्यूजन है आयुषी और सुहाना, तो बताओ मुझे। नो सर, आई हैव नो कंफ्यूजन। अच्छा अच्छा, अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट की। तो नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, सिंपल में कोई बताओ सिंपली। सर जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करे उस कंट्री में। तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है? सर और पैसे से रिलेटेड। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी द मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है। तो प्रॉफिट, बिजनेस करना हुआ तुम्हारा, कोई भी एक्टिविटी जिसमें मॉनेटरी बेनिफिट तुम्हारा इन्वॉल्व है। तो एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस में क्या क्या आ सकते हैं? गवर्नमेंट बॉडी, सर संस्था आ जाएगी, कोई कंपनी वंपनी। हाँ हाँ, या एनजीओ, इस तरह का कोई भी इस्टेब्लिशमेंट। तो एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस हु ऑर्डिनरली resides in the resides in a country सर आप लिखिए मत, क्योंकि ऐसे बुक में तो डेफिनेशन मिलते, बस आप एक्सप्लेन कीजिए। चलो ठीक है, तो मैं यहीं पे स्किप कर देता हूँ। तो नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और या फिर एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। तो वो ऑर्डिनरली रिसाइड, वो एक कंट्री में वो रह रहा है, एंड उसका जो लिविंग टाइम पीरियड है वो क्या है, मोर देन अ ईयर है, 1 साल से ज्यादा का उसका टाइम स्पेंडिंग है डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। which where the center of economic interest also lies in that country। तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर कंट्री के बियॉन्ड में है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन उसका एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है या उसका इकोनॉमिक इंटेंशन है कि वो उसी
कंट्री के लिए या उसी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहा है और उसका जो लिविंग पीरियड है वो मोर देन अ ईयर है, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर करेंगे। तो मान के चलो कि यहाँ पे कोई भी एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल, वो इंडिया में काम कर रहा है, तो उसका रहना, खाना पीना, उठना बैठना सोना, वो सारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, समझ रहे हो ना, तो वो इंडिया में यस लाइक कर सर। रहा है। वो यहीं पे बिजनेस भी कर रहा है, अर्निंग भी कर रहा है, और उसका इंटरेस्ट भी यहीं इंडिया में ही लाइक कर रहा है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट को कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें तीन चीजें हो गई, एक तो वो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है, और वो मोर देन अ ईयर उस कंट्री में रह रहा है, और तीसरा चीज क्या है कि उसका इकोनॉमिक इंटेंशन क्या है, उस कंट्री में ही लाई कर रहा है। तो ये हो गया तुम्हारा हाँ नॉर्मल रेजिडेंट का, ठीक है। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से वे लोग हम उनको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है तुम्हारा फॉरेन टूरिस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, या विजिटर्स। तो यस फॉरेन सर। टूरिस्ट आएगा तो उसको हम ऐसे नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? नो सर। क्यों? सर क्योंकि वो आएगा तो कुछ पल के घूमने के लिए आएगा टूरिस्ट बन के, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस कंट्री में लाई थोड़ी ना करेगा। एग्जैक्टली क्योंकि वो एक घूमने के पर्पज से आ रहा है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे इस कंट्री में नहीं है, जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज और विजिटिंग द कंट्री ही इज कमिंग टू इंडिया। तो ये, अनदर। हाँ, लेकिन अगर कोई टूरिस्ट आके मोर देन और ईयर टाइम स्पेंड करे तो क्या उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि वो यस नॉर्मल सर। रेजिडेंट है? हाँ सर, क्योंकि 1 ईयर से मोर हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो इकोनॉमिक इंटेंशन उसका है कि नहीं है वो हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उसने 1 साल से ज्यादा का टाइम स्पेंड कर लिया तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा, इस तरह ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। यस दूसरा सर। है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिशियल एंड मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, यही चीज है। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, तो पहले ही हमने देखा कि फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी मतलब यहाँ पे जो भी फॉरेन एम्बेसी है अपने यहाँ, मान लो यूएसए का एम्बेसी इंडिया में है, चाइना का एम्बेसी इंडिया में है, या फिर जापान, जर्मनी, फ्रांस, किसी भी कंट्री का एम्बेसी अगर इंडिया में है, तो अगर उसके स्टाफ मेंबर अगर कोई है तो वो फॉरेनर्स हैं, ठीक है, ध्यान देना। अगर वो फॉरेनर्स स्टाफ हैं तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किए जाएंगे, लेकिन अगर वही स्टाफ मोर देन ए ईयर टाइम स्पेंड करे इंडिया में तो क्या उसको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा? सर किया जाएगा सर, लेकिन एक पॉइंट फिर से इस पॉइंट को डिस्कस किया है। हम्म, सर फिर से इस पॉइंट को बताइए ना। ठीक है। देखो हमने अभी लास्ट वाले पोर्शन में एम्बेसी की डिस्कशन कर रहे थे ना, डोमेस्टिक टेरिटरी में। हाँ सर। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में फॉरेन में इंडिया का कोई एम्बेसी है तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनता है। इन द सेम वे फॉरेन कंट्री का एम्बेसी इंडिया में होता है, लाइक यूएसए का एम्बेसी इंडिया में, चाइना का एम्बेसी इंडिया में, जापान का, जर्मनी का एम्बेसी इंडिया में, तो वो डोमेस्टिक टेरिटरी किसका पार्ट बनता है? सर फॉरेनर्स का, फॉरेनर्स का, या फिर उस फॉरेन कंट्री का। तो जिसकी जब एम्बेसी उस है। फॉरेन कंट्री का एम्बेसी इंडिया में होगा तो कुछ फॉरेन स्टाफ भी तो होंगे ना। तो हाँ, फॉरेन उसमें स्टाफ इन एक्सपेंड द करना सेंस है। वहां पे जैसे इंडिया के राजदूत बाहर जाके रहते हैं ना, हाँ सर। तो वहां के भी स्टाफ, वहां के भी राजदूत यहाँ इंडिया में आके रहेंगे ना। हाँ तो अगर इंडिया में अगर कोई एम्बेसी है, फॉरेन एम्बेसी है, तो फॉरेन एम्बेसी के स्टाफ भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं किए जाते हैं। दीज आर सम एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा ओके सर। हाँ, तो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी इन द सेम ऑफ ऑफिशियल्स या कोई और मेंबर या मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, दीज आर नॉन रेजिडेंट। तो एक तो हो गया कि कोई फॉरेनर घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आ रहा है, तो नंबर 1 वो हो गया टूरिस्ट। नंबर 2 पे फॉरेन स्टाफ ऑफ
एम्बेसी हो गया। नंबर 3 पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक तुम्हारा WHO हो गया, UNA हो गया, ठीक है, UNO यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और इस तरह की और भी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ तो ये भी हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी रेजिडेंट नहीं होते हैं, ये रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसमें कोई भी इंडिविजुअल है तो वो इंडिविजुअल किसका होगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रेजिडेंट होगा। तो वो भी नॉर्मल रेजिडेंट, सिंपल में कि हम उसको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफ या मेंबर कोई भी काम कर रहा है। इवन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आल्सो नॉट पार्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट, ठीक है। जैसे अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, तो हमारे ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी यूएनए हो या WHO हो, इंटरनेशनल इसमें जो भी इंडिविजुअल रिसाइड्स कर रहा है तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के पार्ट नहीं होंगे, दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर? यस सर। इसके बाद इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय वर्क कर रहा है तो वो एम्प्लॉय भी क्या हो गया, नॉर्मल रेजिडेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय, ठीक है, मोर देन अ ईयर टाइम स्पेंड करता है तो क्या उसको नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किया जाएगा? यस सर। बस इतना ही समझना था। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसमें बॉर्डर वर्कर्स। तो बॉर्डर वर्कर्स कौन होते हैं? मान लो अपना बॉर्डर पे अगर नेपाल का बॉर्डर अपने इंडिया से लगता है, ठीक है, तो नेपाल का बॉर्डर इंडिया से लगता है तो इंडिया के लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल में चले जाते हैं, नेपाल के लोग अपना इंडिया में आ जाते हैं, तो क्या ये लोग नॉर्मल रेजिडेंट कंसीडर किए जाएंगे? नो सर। बिल्कुल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वो मान लो अपना बॉर्डर क्रॉस किए, अपना जो भी डेली एक्टिविटीज है वो अपना किए और फिर अपने अपने बाउंड्री में चले गए, तो इस वजह से भी वो नॉर्मल रेजिडेंट उस कंट्री के अनटिल एंड अनलेस काउंट नहीं किए जाएंगे जब तक वो 1 ईयर का टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट का बात कर लिया। तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। इसमें नॉर्मल रेजिडेंट को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सिंपल है, एक तो है नेशनल्स ऑफ कंट्री रिजाइडिंग इन द कंट्री ऑफ व्हिच दे आर नेशनल सच एज इंडियन। एक तो सिंपल है कि जो इंडियन है, ठीक है, वो अपना कंट्री, वो अपना एक नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट हो गया। दूसरा, नेशनल्स ऑफ कंट्री लिविंग टेम्पोरली अब्रॉड फॉर लेस देन 1 ईयर, ठीक है। मान लो कोई नेशनल है इंडियन, कोई भी एक इंडियन है और सपोज कर लो कि जापान में जाके अपना टाइम स्पेंड कर रहा है और टाइम जो स्पेंड किया वो लेस देन ईयर रहा, तो भी उस कंडीशन में सिंस कि उसका टाइम स्पेंड जो फॉरेन कंट्री में है वो लेस देन ईयर है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया का ही पार्ट होगा, ठीक है। यस सर। सुहाना चली गई लग रहा है ना? हाँ सर, उसका नेटवर्क नहीं है। अच्छा, इसके बाद थर्ड है फॉरेनर्स लिविंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। तो एक तो हमने देखा कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो इंडियंस हैं, वो तो नॉर्मल रेजिडेंट है ही। एक इंडिविजुअल या इंडियन किसी फॉरेन कंट्री में लेस देन 1 ईयर के लिए जाता है तो वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट ही कंसिडर किया जाएगा। थर्ड है कि कोई अगर फॉरेनर्स इंडिया में आके टाइम स्पेंड करता है और उसका टाइम स्पेंड मोर देन ईयर होता है तो वो भी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अब ये चीज क्लियर हो जाएगा, द सम ऑफ टोटल ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी हमारा क्लियर हो गया, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। तो रेजिडेंट कौन से? नॉर्मल रेजिडेंट। रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड GDP।
तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हमारा क्या है कि एक नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड दैट यू कैन से 1 ईयर इन डोमेस्टिक टेरिटरी के बियॉन्ड जो भी एक्टिविटीज होंगी उसको हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में काउंट नहीं करेंगे। टाइप्स ऑफ जीडीपी देख लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी दो प्रकार के होते हैं। नॉमिनल Yes, sir. जीडीपी क्या होता है? So when GDP of a given year is measured at the current year is known as normal. तो करेंट ईयर के प्राइस में जैसे जो भी गुड्स और सर्विसेज के आइटम्स हैं उनका करेंट जो मार्केट रेट चल रहा है, जो जैसे अभी हम मार्केट में जाएंगे, कोई भी गुड्स या सर्विस, मान लो हम एक बुक परचेज करके लाए या फिर रेस्टोरेंट में हम कोई भी सर्विस ले रहे हैं या फिर कोई भी एजुकेशन सर्विसेज हैं, तो वो जो मार्केट प्राइस, जो करेंट मार्केट प्राइस चल रहा है उस पे अगर जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाएगा, ठीक है, मार्केट प्राइस पे जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो वो तुम्हारा हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, वो मार्केट प्राइस पे हम काउंट कर रहे हैं, उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वो हो गया नॉमिनल जीडीपी। लेकिन वही चीज रियल जीडीपी के टर्म्स में कंसीडर किस वे में करेंगे? बेस ईयर पे। बेस ईयर। तो बेस ईयर क्या होगा? सर प्रीवियस ईयर इन अ सेंस। नहीं, बेस ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता है। बेस ईयर ये होता है कि जैसे पहले जीडीपी का कैलकुलेशन होता था तो बेस ईयर 2004 लिया जाता था, 2000 कभी चेंज करके 2012 कर दिया गया, तो ये बेस ईयर भी हमारा चेंज होता रहता है। तो बेस ईयर इज नॉट प्रीवियस ईयर, कीप इन माइंड, ठीक है। हाँ, बेस ईयर प्रीवियस ईयर नहीं होता है। और बेस ईयर को क्यों कंसीडर किया जाता है, अब इस बात को समझो और इसके पीछे लॉजिक क्या है वो समझो। मान लो एक प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का प्राइस तो ईयर बाय ईयर तो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगा ना। हाँ। तो जब जीडीपी का जब कैलकुलेशन करेंगे और मार्केट प्राइस को जब हम कंसीडर करेंगे, तो ये भी तो हो सकता है कि जब जीडीपी का वैल्यू है, अगर सपोज कर लो कि जीडीपी का वैल्यू, इन सिंपल एग्जांपल, हाइपोथेटिकल सिंपल कैलकुलेशन के लिए और सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर जीडीपी मान के चलो कि पिछले साल का जीडीपी 100 रुपया था और उसमें एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, ठीक है। यस सर। सिंपल एग्जांपल में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक प्रोडक्ट है, उसका 100 रुपया प्राइस है, तो जीडीपी कितना हो गया? 1 रुपया। अरे एक, मैं ये नहीं बोला हूँ मैं बोल रहा हूँ कि एक प्रोडक्ट हमने ले लिया। देखो जीडीपी तो समझ गए ना कि जितने भी प्रोडक्शन होंगे उनका फाइनल प्राइस को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। हाँ, हाँ, तो फाइनल गुड्स के और सर्विसेज के प्राइस को ही कंसीडर किया जाता है ना। तो वो कोई एक गुड तो है नहीं, डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स हैं, उन सबके प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में है उनको कंसीडर किया जाएगा। मुझे जीडीपी एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्या तुमको? नो सर, हम जीडीपी जानते हैं क्या होता है, लेकिन आप क्या बोले मैं। हाँ चलो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी मैं नॉमिनल और रियल जीडीपी की बात कर रहा था ना। तो नॉमिनल तो तुमको एक्सप्लेन कर दिया, तुम समझ गए। रियल जीडीपी में अब तुमको यहाँ पे कंफ्यूजन आ गया कि बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, तो बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पे बेस ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे देखना होगा कि जीडीपी का ओवर द ईयर हम कंसिडर करें कि बढ़ा है कि घटा है, तो वो किस टर्म में हो सकता है? तो हो सकता है कि जीडीपी का जो फाइनल आउटपुट का जो प्राइस है, प्राइस के बढ़ने की वजह से भी तो जीडीपी बढ़ सकता है ना। हाँ सर, हाँ सर। अब बात समझ में आई? मान लो पूरे कंट्री में एक ही प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है और उसका प्राइस 100 रुपया है, तो उस ईयर प्रोडक्ट का क्या वैल्यू होगा? 100 रुपया। तो जीडीपी उसको कंसीडर करेंगे तो 100 रुपये का जीडीपी हुआ। हाँ हाँ। लेकिन अगर अगले साल में वही एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है और उसका प्राइस हो गया 110 रुपया, तो हम क्या कह सकते हैं कि जीडीपी अब बढ़ के 110 रुपया हो गया। हाँ। तो मार्केट प्राइस के रूप में तो वो हुआ, लेकिन प्रोडक्ट में तो एक्चुअल में अभी वही हुआ ना, लेकिन उसका वैल्यू क्यों बढ़ा? इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। वो 100 रुपया प्रोडक्ट इस साल में 110 रुपया का हो गया, तो उसकी वजह से वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। तो एक कंपैरिजन हो एक बेस लेवल पे, ठीक है। मान लो तुम्हारा हाइट 5 फीट है और कोई किसी का हाइट 4 फीट है,
तो मैं उनको एक लेवल पे मेजर करूंगा, तब पता चलेगा ना कि किसका हाइट कम है और किसका ज्यादा है। यस सर। मान लो मैं तुमको नीचे खड़ा कर दिया और दूसरे वाले को 2 फीट ऊंचे सीढ़ी पे खड़ा कर दिया, तो क्या वो एक पैरामीटर हुआ जज करने का? नो सर। तो यहाँ पे रियल जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ, रियल जीडीपी मतलब जीडीपी में कितना ग्रोथ हुआ, उसको एक्चुअल मेजरमेंट के लिए हम रियल जीडीपी एक बेस ईयर को एज ए पैरामीटर लेते हैं। तो जब बेस ईयर से जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हमें एक्चुअल ग्रोथ का कैलकुलेशन मिलता है कि एक्चुअल में। अगर सर मान लीजिए 2023 चल रहा है, हमको जीडीपी का मतलब रियल जीडीपी से क्या मेजर करना है, तो हम कितने, ये लिमिटेड नहीं कि कितने इयर्स के पीछे को ले सकते हैं? तो यही तो बता रहा हूँ ना, अभी का जो बेस ईयर चल रहा है ना जीडीपी कैलकुलेशन का, वो 2011-12 या हाँ 11-12 चल रहा है। एक बार इसको कंफर्म सर ये करिए। गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्या? हाँ, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बेस ईयर अच्छा। क्या होगा। और इसी तरह जीडीपी के अलावा इन्फ्लेशन के लिए भी बेस ईयर डिसाइड किया जाता है। और इन्फ्लेशन में भी अगर तुम देखती हो कि इन्फ्लेशन 5% से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, या अभी इन्फ्लेशन 6% चल रहा है, 7% चल रहा है, तो उसका कैलकुलेशन एक बेस से बताया जाएगा ना। अच्छा, मान लो कोई भी चीज समझ अगर गए। बोलेंगे कि 6% बढ़ गया, तो 6% क्या बढ़ गया? कुछ बेस होगा ना। हाँ। किसी चीज पे हम उसको 6% कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो हवा में नहीं कैलकुलेट करेंगे ना। नो सर। कोई एक नंबर होगा ना जिसके बेसिस पे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। तो बेस हाँ। ईयर वो हो सकता है कि बेस ईयर 2011-12 का हम 100 कंसीडर कर लें, और इसके बाद जो भी कैलकुलेशन होगा वो 100 के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा कि 100 के पर्सपेक्टिव में वो चीजें कितना अप हुआ या फिर कितना डाउन हुआ। डाउन हुआ। इसी तरह इन्फ्लेशन के भी कैलकुलेशन में एक बेस ईयर कंसीडर कर लिया जाएगा, एज ए इंडेक्स प्राइस कंसीडर किया जाएगा कि 100 रुपया हो गया या फिर 100 हो गया, और 100 के एबव अब करेंटली कितना जा रहा है या फिर अब नीचे कितना जा रहा है, तो वो बेस के थ्रू ही कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज क्लियर हो गया। यस सर। तो नॉमिनल जीडीपी तो रियल जीडीपी, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना कि प्रीवियस ईयर को हम बेस ईयर बोलते हैं। नो सर। ठीक है। तो अभी करंट बेस ईयर जीडीपी का आई थिंक 2011-12 चल रहा है, ठीक है। ओके सर। हाँ, इसको एक बार गूगल करके कंफर्म करना, मैं भी एक बार चेक कर लूंगा। और इन्फ्लेशन का भी बेस ईयर होता है, वो भी बेस ईयर पे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टाइप्स ऑफ जीडीपी। अब इसमें हम पढ़ते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड क्या होता है? सर डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम अब्रोड टू अब्रोड। तो फ्रॉम एब्रॉड एंड टू एब्रॉड का मतलब क्या हुआ? सर फ्रॉम अब्रोड मतलब हम कितना किसी कंट्री से अर्न किए हैं, हम्म, और टू अब्रोड में मतलब हम कितना किसी कंट्री को पे किए हैं। ठीक है। तो हमारे एक रेजिडेंट हो गए और एक नॉन रेजिडेंट हो गए। उसी फॉर्म हाँ। में तो हमारा इनकम फ्रॉम एब्रॉड और टू एब्रॉड जाएगा। यस सर। तो कोई रेजिडेंट बाहर काम कर रहा है तो उसकी अर्निंग इंडिया में आएगी, आएगी ना। हाँ। हाँ। और कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में है तो उसकी तो अर्निंग उसको पे वो यहाँ करेंगे से टू लेके अब्रोड। बाहर जाएगा। यस सर। तो ये हमारा फैक्टर इनकम, फैक्टर टू सर्विसेज अब्रोड। प्रोवाइड कर रहा है। अगर सिंपल हम हाँ। मैन का एग्जांपल लें तो वो अपना जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो जो भी इनकम जनरेट कर रहा है, तो इंडिया में अगर कोई फॉरेनर काम कर रहा है तो वो इंडिया से बाहर लेके जाएगा। बाहर में कोई इंडियन या रेजिडेंट काम कर रहा है, यू कैन से रेजिडेंट, तो वो वहां से अर्निंग करके इंडिया में ले आएगा। तो जो इसका डिफरेंस होगा वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अब्रोड। कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि इंडिया वाले के लिए फॉरेन को एब्रॉड कहा जाएगा और फॉरेन यस। वाले इंडिया को एब्रॉड कंसीडर करेंगे। तो दिस इज इट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और नेट इसलिए लग गया क्योंकि ये हम एग्जैक्ट डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल हो वैल्यू सकता के लिए। है एग्जैक्टली ये हो सकता है कि हम इंडिया में जितना अमाउंट ऑफ मनी फ्लो कर रहे हैं इंडिया में, उससे ज्यादा आउटफ्लो हो रहा होगा इंडिया से बाहर। तो जब आउटफ्लो बाहर होगा तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निगेटिव में आएगा कि पॉजिटिव में आएगा?
मुनाफा is negative सर क्या अगर फ्रॉम अब्रोड ज्यादा है हाँ हाँ हाँ, सर मतलब निगेटिव होगा। निगेटिव होगा, ठीक है। और पॉजिटिव किस सेंस में होगा? जब हमारा इनफ्लो ज्यादा है, Sir, अगर an रेट, FI is positive when income on from abroad is more than income paid to abroad. ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक कॉन्सेप्ट आज और देख लेते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? Sir, difference between IT and subsidies. ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? सर जो गवर्नमेंट किसी चीज पे टैक्स इम्पोज करती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब वो जो डायरेक्ट नहीं है, सिंपल। तो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स जिस पे इम्पोज किया गया, उसने वो टैक्स का शिफ्टिंग या बर्डन किसी और पे डाल दिया, ठीक है। जैसे कोई हाँ भी एक मैन्युफैक्चरर है या सेलर है, अगर उस पे कोई टैक्स चार्ज किया गया, तो वो टैक्स को क्या करते हैं, वो सिंपली अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में ऐड करके और उसको सेल आउट करता है। सेल आउट कर लेते हैं, उसको कलेक्ट कर लेते हैं, इन द सेंस यू कैन से वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो हाँ टैक्स तो उनके ऊपर चार्ज किया गया, लेकिन अल्टीमेटली उसका पेमेंट कौन कर रहा है? एक कंज्यूमर कर रहा है। कंज्यूमर। लेकिन वो कंज्यूमर जो टैक्स पे कर रहा है, वो डायरेक्टली उसके ऊपर चार्ज तो किया नहीं गया। नहीं तो ये हो गया तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स। सब्सिडी क्या होता है? तो सब्सिडी फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है जो गवर्नमेंट एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है कि ठीक है, एक मतलब जो प्राइस है उससे कम प्राइस में हमें मिल जाए। हाँ ठीक है, ये सब्सिडी है, एक टाइप का इंसेंटिव है या मोटिवेशन है कि फर्दर कोई भी फर्म है या फिर बिजनेस है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, या फिर जो भी हमारा अट्रैक्ट द एक्सपोर्ट है। कस्टमर। हाँ बताओ। सर टू अट्रैक्ट द कस्टमर। हाँ, टू अट्रैक्ट द कस्टमर। और इसके अलावा जैसे कोई भी एक आइटम जो इंडिया में एक हाई कॉस्ट पे प्रोड्यूस हो रहा है, और वो अगर इंपोर्ट करते हैं मान लो किसी और कंट्री से, जैसे चाइना से मोबाइल वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हमारे सस्ते पड़ जाते हैं, ठीक है। अच्छा। तो हमारे कस्टम ड्यूटीज वगैरह लगते हैं। कस्टम ड्यूटी क्यों लगता है? यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हाउस इंडिया में है, उनको हाँ मोटिवेट करने के लिए या फिर उनका प्रोडक्शन या उनका संरक्षण करने के लिए। अदरवाइज फिर इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, इनका जो कम्पिटिटिव लेवल होगा, वो मैच नहीं कर पाएंगे। तो कम्पिटिटिव लेवल मैच कराने के लिए इनको इंसेंटिव दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज। तो जब सब्सिडीज दिया जाएगा तो प्राइसेस डाउन होंगी, हाँ क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट जो होगा वो सब्सिडी के अमाउंट से रिड्यूस हो जाएगा। हाँ सर। तो उनको एक इंसेंटिव दिया गया। तो इस तरह से सब्सिडीज यू कैन से इट्स इंसेंटिव फॉर द बिजनेस एंड फॉर्म फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फॉर देयर उनको संरक्षण देने के लिए। तो ये हो गया हमारा। अब इनका जब हम डिफरेंस लेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी का, तो इनडायरेक्ट, तो इसमें पॉजिटिव नेट इनडायरेक्ट टैक्स कब आएगा और निगेटिव कब आएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या एनआईटी पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है? हाँ सर हो सकता है। किस कंडीशन में हो सकता है? इसका फॉर्मूला क्या है, अभी तुमने बताया ना? आईटी माइनस सब्सिडी। सर अगर आईटी ज्यादा हो गया इनडायरेक्ट टैक्स हाँ, तो ये निगेटिव हो जाएगा। सॉरी नहीं, पॉजिटिव होगा हाँ सॉरी सर। हाँ पॉजिटिव और होगा। अगर सब्सिडी ज्यादा है तो वो माइनस में चला जाएगा तो निगेटिव हाँ होगा। हाँ हाँ, इसको ऐसे समझो, इनडायरेक्ट टैक्स कौन चार्ज करता है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट। और सब्सिडी कौन देता है? गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट। तो सब्सिडी गवर्नमेंट के लिए क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम है कि एक्सपेंस है? सर इनकम है। इनकम है। तो जब हमारा इनकम एक्सपेंस से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव होगा, और जब हमारा हाँ इनकम एक्सपेंस से कम होगा तो फिर निगेटिव होगा। यस। So in the same way, NIT can be negative when the indirect tax will be lower मोर than देन the सब्सिडी। subsidies. हाँ इस आइडेंटिटी को
माइंड में रखना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर इस तरह का कोई 4 आइडेंटिटी बना के दे दिया और उसमें पूछ दिया कि किस वे में ये निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो वहां पे फिर गड़बड़ हो सकता है। तो एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आज क्या क्या हमने कवर कर लिया? डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल नॉर्मल रेजिडेंट, NFIA जीडीपी, एनएफआईए, NIT एनआईटी। और जीडीपी का हमने रियल और नॉमिनल का भी डेफिनेशन देख लिया। हाँ सर चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? ठीक। सर एक लेकिन मेरे को सर मेरे को इकोनॉमिक्स में ये जो 12th की बुक है वो पूरा पढ़ना है, कोई सीयूटी के लिए सिलेबस अधिक ऐड या फिर कटा नहीं है? नहीं, मैं तुमको सिलेबस का पीडीएफ भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा अभी ग्रुप में, ठीक है? देख लेना। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ओके।